हेलो। हाँ, अब सही, थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। एक बार सब लोग साउंड को चेक करो। नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस जा रही है अब आप लोगों को? एक बार सभी लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी बच्चों, एक बार रिप्लाई करना मुझे। तस्लीम जी, आपका जो भी क्वेरी है इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। आप मुझे आज वक्त का वक्त दो। कल सुबह जब मैं क्लास लेने आऊंगा करंट अफेयर्स की, तो मुझे बताना कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है या नहीं। ठीक है ना तस्लीम? इट विल बी डन, डोंट वरी एट ऑल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। हम लोग पहले कल के न्यूज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के न्यूज को डिस्कस करूंगा, फिर स्टैटिक जीके और फिर वन लाइनर। ठीक है ना? सबसे पहला यह है कि ऑपरेशन सतर्क वाज ऑपरेशनलाइज्ड बाय, ठीक है ना? ऑपरेशन सतर्क जो है ये किसके द्वारा संचालित किया गया था? इंडियन आर्मी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन एयरफोर्स? आपको बता दूं मैं कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो हमारी रेलवे सुरक्षा बल है, उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली है कि किस तरीके से हम लोग अवैध शराब का, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे नेटवर्क को यूज करके, या हम कह सकते हैं फेक करेंसी को जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है, इसके साथ साथ जो इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, अनअकाउंटेड जो कैश है, इसके बाद हम कह सकते हैं जो अनबिल्ड ज्वेलरीज हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेलवे नेटवर्क को, उसको क्रैक करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है किस चीज को? तो आप बताओगे ऑपरेशन सतर्क को। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह सकते हो आप लोग। स्मगलिंग को प्रोहिबिट करने के लिए, या हम कह सकते हैं अवैध तस्करी को रोकने के लिए, अवैध व्यापार को रोकने के लिए तंबाकू और शराब उत्पादों के, ये ऑपरेशन सतर्क जो है वो आरंभ की गई है रेलवे प्रोटेक्शन। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 2022 के स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है ना? 2022 का जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया have been lost between 1990 and 2020 ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई के कारण 1920 और 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन जो है वो नष्ट हो गए हैं। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये ऐसा अनुमानित है कि ये 9.7 मिलियन पहुंच जाएगा 2050 तक। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि जो पिछले 30 सालों में, यानी कि लास्ट 30 इयर्स में, बीते 30 सालों में हम ये कह सकते हैं कि यानी कि 1990 से 2020 के बीच में वनों की कटाई के कारण, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वनों की कटाई इसलिए हो रही है क्योंकि जनसंख्या जो है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहली चीज तो ये, इस कारण से लैंड डिमांड बढ़ रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगी, तो उसको आप तभी फुलफिल कर सकते हो जब आप एरेबल लैंड को क्रिएट करोगे। इसलिए जो वन क्षेत्र हैं उसमें कमी आ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? हमारे सही हो जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल यह है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड अ पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 10 बिलियन यूरोज टिल 2030 टू इंडिया। अभी हाल ही में भारत ने किस देश से यह समझौता किया है कि उसे 2030 तक उस देश के द्वारा 10 बिलियन यूरोज इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में दी जाएगी, ताकि वो क्लाइमेटिक एक्शन, यानी कि जलवायु से संबंधित जो उपाय हैं, जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ न केवल प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी हम आगे लेकर के चलें। तो आपको ध्यान रखना, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे कहां पे? जर्मनी, जहां पे उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं पे एक पार्टनरशिप साइन की गई है जर्मनी के साथ, जिसका नाम रखा गया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम है, इसको फुलफिल करने के लिए 2030 तक जर्मनी 10 बिलियन यूरोज की आर्थिक मदद करेगा। और एक चीज और, 2030 तक भारत का कमिटमेंट है टू रिड्यूस, विच वन? तो आप बताओगे टू रिड्यूस CO2 एमिशन, टू रिड्यूस CO2 एमिशन बाय हाउ मच? तो आप बताओगे 1 बिलियन टन। 1 बिलियन टन से कब तक? तो आप बताओगे 2030 तक। और दूसरा लक्ष्य क्या बताया है कि 2070 तक हमें क्या बनना है? तो आपको ध्यान रखना है कार्बन न्यूट्रल स्टेट। हमें क्या बनना है?
कार्बन न्यूट्रल स्टेट। तो ये फुलफिलमेंट तभी हो सकती है जब हमारे पास बेहतर ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है ना। इसके पीछे एक रीजन ये है, जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल था हमारा, उसके मुताबिक यानी कि 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो विश्व का तापमान था, जो विश्व का वैश्विक तापमान था, उस तापमान को से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है हमें वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर को। इसको आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल ये है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बैक्ड आउट फ्रॉम द नेवीज P-75 इंडिया प्रोजेक्ट टू बिल्ड 6 कन्वेंशनल सबमरीन। किस देश ने हाल ही में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना की P-75 इंडिया परियोजना से अपने आप को बैकआउट किया है? और ये इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिस कारण से वो बिना एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को यूज किए हुए इन सबमरीन्स को क्या कर सकें, फ्यूल कर सकें या प्रोपेलेंट के रूप में उसको यूज किया जा सके। वो टेक्नोलॉजी इस देश के पास नहीं थी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो फ्रांस नेवल ग्रुप है, क्या है, जो फ्रांस नेवल ग्रुप है, इन्होंने बैकआउट किया है। और जो P-75 इंडिया परियोजना है, इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी? 2005 में। कब की गई थी? 2005 में। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल यह है आपके लिए कि इन विच सिटी द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको नेट ग्रिड कहते हैं, कैंपस हैज बीन इनॉग्रेटेड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपको पता है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह, इनके द्वारा इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है। 3 दिनों का समारोह है जिसको आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? तो आप बताओगे बेंगलुरु में। कहां पे किया जा रहा है? तो आप बताओगे बेंगलुरु में। और ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसके द्वारा जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं, उनको एक्सेसिबल दिया जाएगा। किस चीज से रिलेटेड? तो आप बताओगे जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा है उससे संबंधित उनको अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हम किसी भी क्राइम को होने से क्या कर सकें, प्रोहिबिट कर सकें। खासकर जो नारकोटिक्स टेररिज्म डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में, जहां पे आप ड्रग्स को सेल करके उस पैसे को आप टेररिज्म जैसे घृणित कार्यों में क्या करते हो, प्रयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो। इसके साथ साथ इसके थ्रू जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इनपुट को गैदर करेगी और ये एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, जिसका इस्तेमाल करके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के ऊपर होने वाले किसी भी हमलों को रोकने का क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि एक डेटाबेस मॉनिटरिंग क्या है? तो आप बताओगे प्लेटफॉर्म है। डेटाबेस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ये है, ट्रांसनिस्ट्रिया रिसेंटली सीन न्यूज, हाल ही में न्यूज में देखा गया। ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? ये मोल्डोवा का एक हिस्सा है, यूक्रेन का एक हिस्सा है, बेलारूस का एक हिस्सा है या पोलैंड का एक हिस्सा है? आपको पता है कि 2 सबसे बड़े रूसी क्रांति हुए थे, स्टालिन और लेनिन। तो स्टालिन ने 1940 में, ठीक है ना, मोल्दोवा के एक हिस्से से ट्रांसनिस्ट्रिया को क्या किया था, एक्वायर किया था, ठीक है ना। और ये जो मोल्दोवा पार्ट है, ये किसका पार्ट था? जर्मनी जो पार्ट हुई थी उसी से इसको क्या किया गया था? तो आप बताओगे बाहर निकाला गया था, ताकि जो रशियन स्पीकिंग पीपल हैं उसके पॉपुलेशन को एकोमोडेट किया जा सके। और आपको बता दूं कि 1992 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद से ही आपको बता दिया जाए कि रशिया से जो रूसी समर्थित अलगाववादी संगठन है जिसको रशिया बैक करती है, उन्होंने न केवल मोल्दोवा में बल्कि यूक्रेन में भी, और यूक्रेन के साथ साथ जो छोटे मोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें अपने एक्टिविटीज को जारी रखा, ताकि रशिया का दबदबा उस पर क्या है, बना रहे। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल यह है आपके लिए, वी हैव ऑब्जर्व द वर्ल्ड एम्फीबियन वीक बिटवीन। हमने विश्व उभयचर सप्ताह किसके बीच मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये जो वर्ल्ड एम्फीबियन वीक है ये कब सेलिब्रेट की जाती है? और एम्फीबियंस किसको कहते हैं? एम्फीबियंस एक वर्ड है जिसको लिया गया है एम्फीबियन से। कहां से? एम्फीबियन से, जिसका मतलब होता है टू लाइफ, ठीक है ना। मतलब ऐसे जीव जो कि लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में, इट फंक्शंस एज द प्रे एज वेल एज द प्रे। इसको हम लोग शिकारी, ये शिकार भी करता है और ये खुद शिकारी भी है। तो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा क्या होती है, हेल्पफुल होती है। 1 मई से लेकर के 7 में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल ये है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। किस देश ने दिवालिया और दिवालियापन पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? ठीक है ना।
ये जो इंसॉल्वेंसी हो रही है बैंकों की, या जो बैंक दिवालिया हो रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या उपाय फॉलो किया जाए, ठीक है ना। उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में किस देश ने आयोजित किया है, तो आप क्या बताओगे, भारत ने। कहां पे किया गया है, तो आप बताओगे भारत में, ठीक है ना। विच कंट्री विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द कांस फिल्म मार्केट दिस ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग, ठीक है ना। तो आप पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो देश है जिसे कांस फिल्म समारोह में एक बहुत ही सम्मानित आधिकारिक देश के रूप में पेश किया गया है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द कंट्री विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर द कांस फिल्म मार्केट दिस ईयर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई आंसर दिख नहीं रहा है, आप प्लीज आंसर कीजिए। और जितने बच्चे लाइव हैं मेरे साथ, सभी लोग प्लीज एक बार सेशन को शेयर करें और लाइक करें। जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज एक बार सेशन को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको देख सके, ठीक है ना। तो आप बताओगे इंडिया को एक ऑनरेबल कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है, कहां पे, कांस फिल्म मार्केट में, ठीक है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज ओडीआई एंड T20 इंटरनेशनल टीम, ठीक है ना। जो वेस्ट इंडीज के ओडीआई और T20 अंतरराष्ट्रीय टीमों के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और यह तब किया गया है जब वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी जो ऑलराउंडर हैं कैरन पोलार्ड, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कैरन पोलार्ड के रिटायरमेंट डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है ना, ये स्टेप लिया गया है। और निकोलस पूरन, ध्यान रखना है, जो निकोलस पूरन है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज T20 एज वेल एज द विच वन, तो आप बताओगे ओडीआई टीम। इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज के न्यूज पे। तो आज के न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात सभी बच्चों को बता दूं कि एग्जाम्पुल आपके लिए लेकर के आया है शौर्य बैच। आपको पता है कि 2023 की यूपीएससी की नोटिफिकेशंस आ चुकी है अप्रैल में, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगस्त में, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सितंबर में आपके एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस की एग्जाम्स प्लान्ड हैं। तो ये सबसे सही समय है जब आप अपने शौर्य बैच को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हो। यदि आपको CDS 2, फिलहाल अगर CDS 2 2022 के लिए किसी बैच में एनरोल होना है तो उसकी कोर्स फी रखी गई है 2499। यदि आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 पेपर 2 के कोर्स को लेना है तो 2499। और अगर आप CDS और CAPF दोनों के कॉम्बो ऑफर को लेना चाहते हो तो इसकी जो कॉस्टिंग रखी गई है वो 2999। यदि आपको केवल OTA 2 2022 की तैयारी करनी है तो 1999, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 की तैयारी करनी है तो 999, ठीक है ना। FCAT की तैयारी करनी है तो 1499। और अगर आपको CDS, CAPF, FCAT तीनों का कॉम्बिनेशन बैच लेना है तो ये कोर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है केवल 3499 में। तो मेक इट फास्ट, क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट अपने आप को एनरोल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए। चलिए अब आज के इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपको पता है कि फूड इन्फ्लेशन, भारत में जो खाद्य सामग्रियों की कीमतें हैं वो लगातार क्या है, बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है, ये लगातार बढ़ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है ना। साथ ही साथ जो ओपेक कंट्रीज अभी तेल बेच रही है इंटरनेशनल मार्केट में, उन्होंने भी अपने प्रति बैरल जो तेल की मूल्य है, जो कच्चे तेल का भाव है, उसको क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। उसको देखते हुए जो लिक्विडिटी है भारत के बाजारों में, जो तरलता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, विच इज अ 6 मेंबर कमेटी, जिसको हेड किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, उन्होंने फैसला लिया है कि जो रेपो रेट है, ठीक है ना, रेपो रेट क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट। ये ध्यान रखना है, जिस रेट पर या जिस दर पर आरबीआई अल्प अवधि के लिए, ठीक है ना, अल्प अवधि के लिए बैंकों को ऋण देती है, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म। और यहां पे शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, तो आपको ध्यान रखना है 90 से लेकर के 92 डेज। मैंने आपको इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ा रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो इंपॉर्टेंट कमेटी है आरबीआई की, जिसके द्वारा लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, तरलता को कंट्रोल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कैश फ्लो को नियंत्रित करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समय समय पर अपने इंपॉर्टेंट रेट्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जो आरबीआई की रेपो रेट है, इसको 40 बेसिस पॉइंट्स है, यानी कि 40 पैसा, ये ध्यान रखना, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट, कंप्लीटली 100 बेसिस पॉइंट हो जाती है। तो 40 बेसिस पॉइंट से रेज किया गया है रेपो रेट को, जो कि बढ़ के हो गया है 4.40%, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिन्होंने
निर्विरोध रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से क्या किया गया है, बढ़ा दिया है। उसका सिंबल और केवल एक ही कारण है, ठीक है ना, देश में जो आप कह सकते हो महंगाई है या जो लिक्विडिटी बढ़ रही है उसको हमें क्या करना है, तो नियंत्रित करना है। तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और अब जो रेपो रेट है हमारा वो कितने पे है, 4.40% पे। इसको ध्यान रखना है और इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू की गई। वहीं पे उसके साथ साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की, इसका क्या मतलब हुआ, यदि मान लो कि किसी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है, यानी कि बहुत सारा पैसा है, तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स अपने एक्सेस फंड को या अत्यधिक पैसे जो उसके पास जमा है उसको जब आरबीआई के साथ सुरक्षित रखती है, यानी कि द रेट एट विच, ध्यान रखना है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विद द आरबीआई, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ठीक है ना। इसको रखा गया है कितने पे, 4.15% पे। यानी कि जैसे विश्व के, भारत के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, एसबीआई हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ठीक है ना, इनके पास अगर सरप्लस फंड कनेक्शन है तो उस फंड को ये आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं जिस रेट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ठीक है ना, और जो बैंक रेट है उसको रखा गया है 4.65% पे। जो एमएसएफ है जिसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए ओवरनाइट बोरोइंग करती है, किससे, आरबीआई से। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए बोरो करेगी वो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ओवरनाइट के लिए अपने फंड्स को डिपॉजिट करती है, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ और एमएसएफ में फर्क केवल यह है कि एसडीएफ में बैंक रखती है आरबीआई के पास और एमएसएफ में बैंक जो है वो बोरो करती है आरबीआई से। तो जिस पर आरबीआई बोरो करे वो क्या हो जाएगा, हमारा एसडीएफ, और जिस बैंक बोरो करे ओवरनाइट के लिए वो क्या हो जाएगा, एमएसएफ, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को यहां पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको अभी तक ये ध्यान रखनी है कि रेपो रेट जो है वो कितने पे हो गया, 4.40 पे, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो कितने पे है, 4.15 पे। कितने पे है वो, 4.15 पे। ये आपको ध्यान रखना है, 4.15 पे है। मैं आपको सभी रेट लिख के दे रहा हूं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो एमएसएफ है और जो बैंक रेट है वो कितने पे है, 4.65 पे। ध्यान रखना, बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है, उधार देती है। तो जिस रेट पर, ध्यान रखना है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देती है उसको हम क्या बोल देंगे, तो आप बता दोगे बैंक रेट देंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि 6 मेंबर कमेटी है जिसको 2012 में बनाया गया था और आरबीआई के गवर्नर इसको हेड करते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है, ठीक है ना, कि वो अभी बिल्कुल फोकस करेंगे किस बात पे, कि इन्फ्लेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ इन लिक्विडिटी को क्या की जाए, कम की जाए, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था मार्च में वो 7% था, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा कारण था फूड इन्फ्लेशन का, ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ एडवर्स स्पिल्स ओवर फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड हाई ग्लोबल फूड प्राइसेस। आपको बता दूं मैं कि दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक आपका होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं जिसमें फ्यूल प्राइसेस और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है फूड प्राइसेस, ठीक है ना, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है ना। जिस मुद्रास्फीति में, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है फ्यूल प्राइसेस और फूड प्राइसेस दोनों फैक्टर को काउंट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूल है और जो फूड है, ठीक है ना, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब सिंपल समझ लो कि जिस महंगाई में बढ़ते कच्चे तेलों के कीमतों को और बढ़ते खाद्य पदार्थों के कीमतों दोनों को इंक्लूड किया जाता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। और जिसमें हम एक्सटर्नल यानी कि फ्यूल प्राइसेस और फूड प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं महंगाई को एस्टिमेट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इस देश में जो बढ़ते फूड प्राइसेस हैं और जो फूड प्राइसेस हैं उसके पीछे सिंपल रीजन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उस कारण से कहीं ना कहीं जो फूड कमोडिटीज की सप्लाई है उस पर असर पड़ा है, जो फ्यूल प्राइसेस की सप्लाई है उस पर असर पड़ा है, जिस कारण से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है
उसका असर पड़ा है भारत में भी, और वो मार्च के महीने में कितने परसेंट पे थी? 7% पे थी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब द हिंदू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कवर किया है इंडिया के लिए। हमारी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान कर रही है वीनस जो हमारा ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है, उस पर एक अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि जो वीनस प्लैनेट है वो जो इतना गर्म है, वो इतना जो हॉटेस्ट है, इसके साथ साथ वहां पे जो सल्फ्यूरिक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसके पीछे मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो आप ये कह सकते हो कि प्लैनेट वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए, प्लैनेट वीनस के सरफेस को स्टडी करने के लिए, वहां के टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए, वहां के भू आकृतियों का अध्ययन करने के लिए, और साथ ही साथ जो प्लैनेट वीनस का समय समय पे इवोल्यूशन हुआ है, किस किस एजेस में वो किस किस फेज में था, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो प्लान कर रहा है शुक्रयान मिशन को। किसको प्लान कर रहा है? तो आप बता दोगे शुक्रयान मिशन को, ठीक है ना। ये किसकी मिशन हो जाएगी? तो आप बताओगे इसरो की। आई बात समझ में? इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता दूं मैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी मून और मार्स पे मिशन भेज रखा है, चंद्रमा और मंगल पे। अब इसरो प्लान कर रहा है कि वो एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगा वीनस ग्रह के चक्कर लगाने के लिए, ताकि वो कि जो वीनस ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है, उसकी सतह पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इस मिस्ट्री का भी पता लगाना है कि वीनस पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल बनते हैं, ठीक है ना, वो किस कारण से, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हैं, इसका फॉर्मेशन वीनस प्लैनेट पे क्यों होता है, इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए इसरो प्लान कर रहा है कि वो शुक्रयान मिशन जो है उसको क्या करेगा? भेजेगा वीनस के ऊपर, ठीक है ना। स्पेस एजेंसी जो इसरो है वो कोशिश कर रही है कि दिसंबर 2024 में इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया जाए, क्योंकि इसी साल अर्थ और वीनस एक दूसरे के साथ इस तरीके से अलाइन होंगे कि आप वीनस प्लैनेट पे कम से कम फ्यूल को यूज करके अपने स्पेस ऑर्बिटर को भेज सकते हो। यानी कि जो दिसंबर 2024 है उसमें वीनस और अर्थ का पोजीशन इस तरीके से होगा, क्योंकि आपको पता है कि वीनस जो है वो अर्थ की ट्विन प्लैनेट है, सिस्टर प्लैनेट है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि बहुत सारी वीनस की सिमिलरिटी जो है वो अर्थ के साथ मेल खाती है, इसीलिए इसको हम ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता दूं मैं कि इसरो प्लान कर रहा है कि दिसंबर 2024 तक इस स्पेस क्राफ्ट को हम भेजें वीनस ग्रह के ऊपर, क्योंकि ये वो समय होगा जब वीनस और अर्थ एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी, और कम फ्यूल का यूज करके हम उस स्पेस क्राफ्ट को वीनस के ऑर्बिटरी पाथ में क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ये जो संयोग है कि अर्थ और वीनस एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, ये 2024 के बाद कब दिखाई देगा? 2031 में। तो 2031 तक वेट ना करके इसरो प्लान कर रही है कि 2024 तक हम वीनस के पास इस स्पेस क्राफ्ट को क्या करें? भेज दें। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं मैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं कि जो वीनस का सरफेस है उसको हम देखेंगे, वहां पे जो स्ट्रेटिग्राफी का मतलब यह होता है कि किस युग में वीनस किस रूप में था, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो जो वीनस का जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है उसका भी अध्ययन करेगा ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्टिव वॉल्केनोज है, वहां पे जो लावा फ्लो होती है उसका स्ट्रक्चर किया जाएगा, जो वीनस का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन है उसको देखा जाएगा, वहां पे जो वायुमंडल की विविधता है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है ना। और वहां पे जो सौर पवनें चलती हैं, ठीक है ना, उसका वो अध्ययन करेगी। तो आप ये कह सकते हो वीनस प्लैनेट के डिटेल स्टडी के लिए, उसके जियोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए, वहां पे पाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड को स्टडी करने के लिए, और ये ग्रह सबसे अधिक गर्म क्यों है, क्योंकि हम बोलते हैं कि 90% जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो CO2 का बना है, इसलिए हम कहते हैं कि वो सबसे गर्म ग्रह है। तो इन सब की डिटेल स्टडी के लिए शुक्रयान मिशन को प्लान किया गया है इसरो के द्वारा बाय द एंड ऑफ 2024, क्योंकि अगर 2024 तक नहीं भेज पाए तो ऐसा संयोग जो है वो कब बनेगा? तो आप बताओगे 2031 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें। और जितने बच्चे लाइव हैं मेरे साथ, एक बार सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी लोग प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार सभी लोग फटाफट बिना किसी दिक्कत के सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज का तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं,
ये हमारे विश्व को पूरी तरीके से हिला के रख देती है, ठीक है ना। और ये इवेंट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक हर साल 560 डिजास्टर इवेंट्स जो है वो हिट करेगी पूरे वर्ल्ड को, ठीक है ना। और इससे कैसे निपटा जाए उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ICDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका संबोधन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। और मोदी जी ने इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर समारोह है, इसमें कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं इस बात के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, कंसेंसस डेवलप करेगी कि भाई जो सतत विकास लक्ष्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है ना, इसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले और इसमें कोई भी पीछे छूट ना जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, यानी कि सतत विकास लक्ष्य को हर लोगों तक, क्योंकि आपको पता है कि 2030 वो ईयर है जिसको कि एक ईयर मार्क किया गया है, या जो टारगेटेड ईयर फिक्स की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इसके बाद सैनिटेशन है, इसके बाद आप कह सकते हो क्लीन एनर्जी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी एजुकेशन है। इन सब की एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड के हर एक लोगों तक पहुंचे। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आपदाओं जैसी घटनाओं से, जब डिजास्टर जैसे सिनेरियो को होने से हम क्या कर सकें, रोक सकें, ठीक है ना। तो इस पे फोकस किया गया है। उन्होंने ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो शुरुआत, ये जो इनिशिएटिव ली गई है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, अब देखो इसमें खासकर एक बात पे बल दिया गया है कि अभी जो हमारा ग्लासगो है, ठीक है ना, जो ग्लासगो जगह है कहां पे, तो आप बताओगे स्कॉटलैंड में। वहां पे पिछले साल यानी कि नवंबर 2021 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक इन्वायरमेंटल समिट हुई थी और इसमें यह कमिटमेंट किया गया था कि जितने भी हमारे आइलैंड स्टेट्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि जो लगातार क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण से जो सी लेवल बढ़ रहा है, जो समुद्री में जल का स्तर बढ़ रहा है, इससे सबसे अधिक खतरा किसको है, तो आप बताओगे आइलैंड नेशंस को, आइलैंड कंट्रीज को। और यहां की जो पॉपुलेशन है उसको सेफगार्ड करना डिजास्टर के प्रति सबसे बड़ी कमिटमेंट होनी चाहिए। और पीएम मोदी ने इस बात को कहा है कि ऐसे आइलैंड स्टेट्स जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, अत्यंत गरीबी में है, जहां पे लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है, उस पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो भी एक मानव है, वो भी एक मनुष्य है और उनको भी राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी की उदारता है। हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के सोचने की उदारता है कि हम लोगों ने अपने से पहले उन स्टेट्स पे फोकस किया है जो इस वक्त सबसे ज्यादा क्या है, तो आप बताओगे वनरेबल है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट है, इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है CDRI किसके द्वारा, तो आप बताओगे CDRI, ठीक है ना। ये जो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, इसको लीड किया जा रहा है CDRI का, किसके साथ मिलकर के, तो आप बताओगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के साथ मिलकर के, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि पीपल मस्ट बी एट द हार्ट ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी एंड दे मस्ट बी प्रोवाइडेड क्वालिटी, डिपेंडेबल एंड सस्टेनेबल सर्विसेज इन एन इक्विटेबल मैनर। इसमें साफ साफ कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कि आप चाहे किसी भी राष्ट्र में रह रहे हो, चाहे वो आइलैंड स्टेट हो, नॉन आइलैंड स्टेट हो, टेरेस्ट्रियल लैंड हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। हर मानव को अधिकार है कि उसके पास पहुंच हो, ठीक है ना, एक बेहतर जीवन जीने की शैली को, ठीक है ना, उनके पास विकास के सभी स्रोत उपलब्ध हो, तभी मानवता का विकास जो है वो क्या हो पाएगा, तो आप बताओगे संभव हो पाएगा, ठीक है ना। ये जो CDRI ये क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको बता दूं मैं, ये जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने यूएस के एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट किया है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हेल्ड किया गया है, इसको कंडक्ट किया गया है, इसका आयोजन किया गया है दो अंतरराष्ट्रीय, हम कह सकते हैं, संगठनों के द्वारा। उसमें पहला आपका है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और किसके साथ मिलकर के, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, यानी कि CDRI और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल
एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड। तो सीडीआरआई और यूएसएड ने मिलकर के इस समारोह का क्या किया था, आयोजन किया था, ठीक है ना। और इस समारोह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो गए, जापान के प्रधानमंत्री अवेलेबल थे, इसके साथ साथ घाना मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस मौके पर क्या थे, उपलब्ध थे। क्या सारी पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? एक बार जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग लाइक करें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया एक बार सेशन को शेयर करें, ठीक है ना। चलिए, चौथा न्यूज ये है आपका कि जो आईआईटी बॉम्बे हमारी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विभाग है, उनके लिए, ताकि वो विकसित कर सके क्लाइमेट सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट क्राइसिस। यानी कि मौसम के परिवर्तन से होने वाले जो आपदाएं हैं, ठीक है ना, जैसे साइक्लोन आ जाती है, जैसे हम कह सकते हैं समुद्री तूफान आ जाते हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसी एक्टिविटीज हैं, तो इसका पूर्वालोकन करने के लिए, इसका हम प्री डिटरमिनेशन करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आईआईटी बॉम्बे और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलकर के विकसित करेगी एक ऐसे तकनीक को ताकि मौसम संबंधी जो हमारी आपदाएं होती हैं, विपदाएं होती हैं, उसका हम समय रहने से पहले पता लगा सकें और उसके प्रति हम लोग अपने प्रोटेक्शन को डेवलप कर सकें। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ टू डेवलप क्लाइमेट सॉल्यूशंस, यानी कि जलवायु समाधान विकसित करने के लिए। किस चीज के लिए? जलवायु समाधान विकसित करने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जो आईआईटी बॉम्बे है उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। इस कोलैबोरेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? सबसे पहला है कि सेंसर और ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि सेंसर और ड्रोन स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि हम साइक्लोन के आने से पहले उसका पता लगा सकें, अर्थक्वेक और वॉल्केनो के इरप्ट होने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। इसके लिए सेंसर और ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। दूसरा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर वाटर एंड फूड सिक्योरिटी। अब ये आप देखोगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अपने प्रोडक्टिविटी के लिए मूल रूप से किस पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पे। कभी मॉनसून बहुत अच्छी आती है, कभी कभी साल 2 साल 3 साल मॉनसून फेल कर जाता है, जिससे हमारे जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं इनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम एक ऐसी तकनीक बनाना चाहते हैं जिससे कि कृषि क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, जल प्रबंधन को हम क्या कर सकें, बेहतर कर सकें, वाटर सिक्योरिटी को हम इनहेंस कर सकें, जिससे कि जो खाद्य सुरक्षा है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन किया जा सके इंडिया में, ताकि फूड इन्फ्लेशन जैसे कंडीशंस को होने से हम क्या कर सकें, रोक सके, ठीक है ना। इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च करना पड़ेगा। इसको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, खासकर कोस्टल स्टेट्स में, कोस्टल एरियाज में, जो सबसे ज्यादा समुद्री चक्रवात या हम कह सकते हैं साइक्लोन जैसे घटनाओं से क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। क्लाइमेट एंड हेल्थ, यानी कि जलवायु और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। और स्मार्ट पावर ग्रिड मैनेजमेंट, बिजली की चोरी को रोकने के लिए, ठीक है ना, हम कह सकते हैं लोड शेडिंग को कम करने के लिए और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को मुहैया कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के थेफ्ट को रोकने के लिए हमें स्मार्ट पावर ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम को क्या लाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विंड एनर्जी और हीट वेव फॉरकास्ट, आपको पता है कि अभी मार्च और अप्रैल का महीना कितना गर्म बीता है पिछले 102 सालों में। सबसे हॉटेस्ट मार्च और अप्रैल हम लोगों ने फेस किया है प्लैनेट अर्थ पे 2022 के मार्च और अप्रैल में। तो ये जो गर्मियों से लू चलती है, जो हीट वेव चलती हैं, इसके बारे में भी हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम अपने लोगों को उसके बारे में क्या कर सकें, एडुकेट कर सकें। इसको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा ये जो आईआईटी बॉम्बे और आईएमडी का पार्टनरशिप है, इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें मिल सकता है क्लाइमेट फॉरकास्ट, ठीक है ना, जलवायु से संबंधित जो हमारे भविष्यवाणियां होती हैं उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन बेस्ड स्मार्ट एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड इरिगेशन, हेल्थ यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई एंड एमएल। और कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक को यूज करके जो कृषि क्षेत्र है, जो फार्मिंग सेक्टर है, जो सिंचाई का क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे, ठीक है ना, तकनीकों को यूज करके
एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में, इरिगेशन में और हेल्थ सेक्टर में हम कुछ बेहतर रास्ता निकाल सकें, और ये जो सबसे वनरेबल सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया में, इसको हम प्रभावित होने से क्या कर सकें, बचा सकें। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा गया है कि हम लोग बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंफॉर्मेशन को लाई जाएगी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास को क्या किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी और भी 2 न्यूज बाकी है, एक स्टैटिक बाकी है और फिर हमारे पास ऑनलाइन, सॉरी, इसके साथ साथ हमारे पास बाकी है क्या चीज, तो आपको ध्यान रखना है किस चीज को, तो बाकी है हमारा वन लाइनर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूं कि एग्जामपुर के 100 बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको सीडीएस 2 2022 का बैच सब्सक्राइब करना है तो उसकी कोर्स फी रखी गई है 2499। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 पेपर 2 का कॉस्ट रखा गया है 2499। जो सीडीएस और सीएपीएफ का कॉम्बो है, इसका कोर्स फी रखा गया है 2999। जो ओटीए 2 2022 है, इसकी कोर्स फी रखी गई है 1999। जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है, इसका 999। जो एफकैट का कोर्स है 1499, और जो सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो केवल 3499 पे, ठीक है ना। चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, लोकपाल, जिसको लेकर के अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया। अरविंद केजरीवाल उस अन्ना आंदोलन के बाई प्रोडक्ट हुए, और वो लगातार दूसरे टर्म में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कहां के, दिल्ली के, ठीक है ना। अब इतने पुराने लोकपाल को फाइनली, ठीक है ना, एक अस्थाई कार्यालय जो है वो दे दिया गया है दिल्ली में, दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना। तो दिल्ली का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है चाणक्यपुरी में, उसमें अब भारत के पहले लोकपाल को क्या किया गया है, तो आप क्या बताओगे, परमानेंट ऑफिस दी गई है। और लोकपाल बेसिकली इंक्वायरी कर सकता है करप्शन चार्जेस का किसी भी एमएलए के खिलाफ, किसी भी एमपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के भी खिलाफ। इसके बारे में हम लोग समझेंगे यहां पे। 4 साल के बाद जब कंट्री को पहला एंटी करप्शन ओम्बड्समैन मिला टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शन, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनके खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है, लोकपाल के पास, ठीक है ना। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट, ठीक है ना, यानी कि जो सरकारी कर्म पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए देश के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की नियुक्ति के 4 साल के बाद संसद द्वारा अधिनियम पारित होने के लगभग 1 दशक के बाद भारत के लोकपाल को अंततः, ठीक है ना, एक शानदार ऑफिस जो है वो दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के नौरोजी नगर में मिल गया है, ठीक है ना। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना। हाँ, ये बेताज बादशाह तो हो ही जाएंगे अनडाउटेडली, इसको आपको ध्यान रखना है। बेताज बादशाह तो ये 100% हो जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जो लोकपाल है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये आप कह सकते हो कि ये जांच कर सकता है ऐसे शिकायतों को जो किसके खिलाफ लाई गई है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ। किसके खिलाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल अधिनियम के आने के 10 साल के बाद संसद ने, ठीक है ना, फाइनली लोकपाल को एक बहुत ही शानदार, स्वैंकी किसको बोलते हैं, एक शानदार ऑफिस को क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है। कहां पे, दिल्ली के। और ये सेंटर कहां पे है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि दक्षिणी दिल्ली के नारोजी नगर में है, ठीक है ना। तो दक्षिणी दिल्ली के नारोजी नगर में एक शानदार ऑफिस दी गई है, किसे, तो आप बताओगे हमारे लोकपाल को, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। तो लोकपाल वो व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुन सकता है, भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की शिकायत किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ हो, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की शिकायत देश के प्रधानमंत्री के ही खिलाफ क्यों ना हो, तो प्रधानमंत्री, लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, लोकपाल के दायरे में एमएलए और एमपी भी आएंगे, और लोकपाल के दायरे में आपको ध्यान रखना है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि 19 मार्च 2019 को जो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं, पीसी घोष, ठीक है ना, इनको अपॉइंट किया गया था भारत के पहले लोकपाल के रूप में, और साथ ही साथ इनके साथ 8 सदस्यों की और नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना। जो अपॉइंटमेंट है पहले लोकपाल की, वो लोकपाल जो और लोकायुक्त अधिनियम जो पास किया 2013 में, उसके 5 साल के बाद किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है, इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था, पास किया गया था 2013 में। और भारत के पहले जो लोकपाल है वो किसको नियुक्त किया गया, तो आप बताओगे पिनाकी चंद्र घोष को, पीसी घोष को। और इनकी नियुक्ति के
लगभग 3 साल के बाद अब इनको ऑफिस दिया गया है। और ये जो 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, इसका मतलब इसके पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये थी कि ऐसे कोई भी करप्शन केसेस जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ लाए गए हों या पीएम के खिलाफ लाए गए हों, उसकी निष्पक्ष जांच हो सके, उसका अनबायस्ड क्या हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है ना। जो लोकपाल है वो इंक्वायर कर सकते हैं ऐसे किसी भी करप्शन एलिगेशंस को, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए हो या किसी ऐसे मिनिस्टर के खिलाफ लाए गए हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ठीक है ना, एज वेल एज ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप ए, बी एंड सी, डी, ठीक है ना। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, जो भी केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन चारों ग्रुप्स के पदाधिकारी यदि किसी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार, प्रधानमंत्री के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताओगे लोकपाल के पास है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो लोकपाल है वो ऐसे कंप्लेन को भी सुन सकते हैं जो किसी संगठन या किसी इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन के खिलाफ लाया गया हो, ठीक है ना, किसी मेंबर ऑफिसर्स या डायरेक्टर किसी बोर्ड के लाया गया, जैसे कि हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ठीक है ना, इनके जो चेयरपर्सन है, ट्राई है, उसके बाद आपका बता दूं मैं जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, यदि उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप है तो उसकी जांच कर सकते हैं कौन, तो आप बताओगे लोकपाल। ये पूरी, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी ऑटोनोमस बॉडी जिसको एस्टैब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, या ऐसा कोई भी सोसाइटी और ट्रस्ट जिसको फॉरेन एड मिलते हैं 10 लाख से ज्यादा, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस या ट्रस्ट जिसको की फॉरेन फंडिंग होती है 10 लाख से ज्यादा, यदि उसमें भी कोई भ्रष्टाचार के केस हैं, कोई करप्शन केसेस हैं, तो उसकी इंक्वायरी की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। तो लोकपाल के दायरे में क्या क्या आ गई, ट्रस्ट आ गए, ठीक है ना, रेगुलेटरी बॉडीज आ गई, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस आ गई, स्टैट्यूटरी बॉडी आ गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स आ गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, आईपीएस ऑफिसर्स आ गए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको भी लोकपाल के द्वारा क्या किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है उनकी नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी के यूरोप विजिट के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के यूरोप दौरे के बारे में, ठीक है ना। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्डिक कंट्रीज यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इसके सहित जर्मनी का भी दौरा किया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली लौटे हैं, ठीक है ना, जब उन्होंने अपना सक्सेसफुल विजिट किया जर्मनी के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। तो जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस के साथ साथ, ठीक है ना, प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट था 2022 में भारत से बाहर, ठीक है ना। तो मोदी जी ने अटेंड किया है सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट इन डेनमार्क, ठीक है ना। तो दूसरा जो भारत और नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन था वो कहां पे आयोजित की गई थी, डेनमार्क में, जिसको अटेंड किया है पीएम मोदी जी ने। और इनका प्राइमरी फोकस जो था, जो सबसे बड़ी उद्देश्य था इस विजिट का, वो ये था कि कैसे कोविड-19 पेंडेमिक यानी कि जो हमारा कोविड-19 जो महामारी है, इसके बाद कैसे सारा देश विश्व का एकजुट होकर के इसके कॉन्सिक्वेंसेस से, इसके आफ्टर इफेक्ट से बाहर निकले, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? क्या क्वेश्चन पूछा था आपने मुकुल हरी सर, इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स वर्क करते हैं, प्लीज इंफॉर्मेशन हु विल अपॉइंट, ये सब चीजें मैं एक लोकपाल पे वीडियो बना दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूज बहुत ज्यादा है आज और इतने कम समय में सारी चीजों को डिस्कस करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो लोकपाल पे मैं प्रॉपर एक क्लास ले लूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में जो भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था उसको क्या किया, अटेंड किया। और इसमें मुख्य मुद्दा यह था कि महामारी के बाद जो आर्थिक सुधार है, यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, इसको कैसे निपटा जाए, ठीक है ना। इसमें आपने इस पर्टिकुलर सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, आइसलैंड के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री और स्वीडन, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो एक तरफ हो गई, आइसलैंड, डेनमार्क। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन शामिल हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, फिनलैंड हो गई, आइसलैंड हो गई और डेनमार्क हो गई। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब किसमें है, नॉर्डिक कंट्रीज में होनी है, ठीक है ना।
और इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कोविड-19 पेंडेमिक से जो नुकसान हुआ है आर्थिक क्षेत्र में, इसके बाद हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, पूरे देश को मिलकर के किस तरीके से काम करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकें, ठीक है ना। तो इस मुद्दे पे विशेष चर्चा की गई, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी पे बात की गई, जो कि नीड ऑफ द आवर है। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन भी गए थे, जहां पे उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया था, जहां पे छठा इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। जर्मनी काफी रिलेक्टेंट प्लेयर है एंटी रशियन डेवलपमेंट में, और ये क्रिटिसाइज कर रहा है रशिया को फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन विच सेट बैक जर्मनीज एंड यूरोप्स सर्च फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और बता दूं कि जर्मनी में जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो आपको पता है कि जर्मनी भी बार बार इस बात का विरोध कर रहा है कि रूस आखिर यूक्रेन पे युद्ध को रोक क्यों नहीं रहा, और वो प्रधानमंत्री मोदी से इस बात की उम्मीद रख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें हस्तक्षेप करें, इंटरवीन करें, और ये जो ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इसको जल्द से जल्द क्या किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लोगों को एडजस्ट करना है क्या, मैं इसको अब कल से करवा दूंगा, प्लीज टेंशन न लीजिए, कल से मैं इसको करवा दूंगा, आज भर कॉम्प्रोमाइज कर लो, कल से करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, आज का स्टैटिक जीके क्या कह रहा है, वर्ल्ड टूना डे 2022। टूना एक फिश है, तो 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा, तो टूना डे, ठीक है ना। इसमें थीम है आवर टूना आवर हेरिटेज, ठीक है ना। टूना जो है वो एक्सट्रीमली क्रूशियल है फॉर द डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस, ठीक है ना, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फूड सोर्स है, और फूड सोर्स के साथ साथ ये बहुत ज्यादा, इस मछली में क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो जो टूना है ये ना केवल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, मुख्य खाद्य स्रोत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टूना फिशेज हैं ये एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, यानी कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसको आपको बहुत अच्छे से यहां पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी टूना को क्या करने के लिए, तो आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए 2 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टूना डे, ठीक है ना। इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2016 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसका केवल एक ही मकसद है, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दिस एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और 2017 में पहला वर्ल्ड टूना डे जो है उसको क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट वर्ल्ड टूना डे है वो कब ऑब्जर्व किया गया, तो आप बताओगे 2017 में, ये ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ टूना एंड टूना लाइक स्पीसीज आर हार्वेस्टेड एवरी ईयर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 7 मिलियन मेट्रिक टन जो है टूना या टूना जैसी प्रजातियों की क्या की जाती है, कटाई की जाती है, यानी कि उनको फिश किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना, कितने, 7 मिलियन टन, ठीक है ना। और ये जो टूना फिश है इसमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में, दे आर वेरी मच रिच इन ओमेगा 3, ठीक है ना। और ओमेगा 3 के साथ साथ इसमें विटामिन B12 भी होती है। क्या होती है, विटामिन B12। इट इज हैविंग द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, और साथ ही साथ जो अन्य खनिज पदार्थ है इससे भरपूर है। क्या, तो आप बताओगे टूना फिश क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो ओमेगा 3 का कॉम्पोजिशन है, विटामिन B12 है, देन वी हैव प्रोटीन्स, और साथ ही साथ अन्य सभी वो खनिज पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अब डिस्कस करते हैं आज के वन लाइनर्स को, ठीक है ना। वन लाइनर्स का सबसे पहला न्यूज ये है कि शहनवाज हुसैन जो कि एक मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने एक ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है बिहार के पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में, और इस बात का वायदा किया है कि बिहार जो है वो भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब बनेगा, ठीक है ना। तो जो शहनवाज हुसैन साहब मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में पहला ग्रेन बेस्ड मिथेनॉल प्लांट को क्या किया है, का उद्घाटन किया, और कहा है कि बिहार भारत का सबसे बड़ा मेथनॉल प्रोड्यूसिंग क्या बनेगा, हब बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। वियतनाम में बाक लॉन्ग पैदल पुल, एक कांच के नीचे का पुल है जो जमीन से लगभग 500 फीट की दूरी पर हैंगिंग है, और ये दुनिया का सबसे लंबा ऐसा पुल है। तो जो स्क्रीन में आपको ये पुल दिख रहा है, ये वियतनाम की एक हैंगिंग ब्रिज है, या हम कह सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है ना, जिसके बॉटम में बिल्कुल ग्लास सरफेसेस हैं, और इसमें कोई पिलर नहीं है, इसमें कोई पिलर नहीं है, हैंगिंग ब्रिज है, जो वर्ल्ड का अपने आप में सबसे पहला और सबसे यूनिक ब्रिज है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको आपको रखना है। एंड दिस इज सस्पेंडेड अराउंड 500 फीट अबव, तो अर्थ सरफेस से, जमीनी सतह से ये 500 फीट की ऊंचाई पे लटकती हुई हैंगिंग क्या है, एक ग्लास मेड रोप ब्रिज है, जो कहां पे है, वियतनाम में।
इसको आपको ध्यान रखना है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, इनके द्वारा फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल के किस स्थान पे, तो आपको ध्यान रखना है हिंगलाज में। तो पश्चिम बंगाल के हिंगलाज में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है किस चीज का, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट का, ठीक है ना, फ्लोटिंग बॉर्डर। और इससे कहा गया है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें हमें मदद मिलेगी, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है समुद्री मार्ग से उसको हम रोक सकते हैं, इंट्रूडर्स को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, खासकर जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है देश में उसको रोका जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो पश्चिम बंगाल या हिंद महासागर के रास्ते से जो हमारे पूर्वी तट को सुरक्षित रखने में ये जो फ्लोटिंग बॉर्डर पोस्ट है ये बहुत मेजर रोल क्या करने वाली है, प्ले करने वाली है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं कि बांग्लादेश हाईएस्ट रेसिपिएंट रहा है फ्री कोविड-19 वैक्सीन का फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पूछा जाए कि कोविड-19 वैक्सीन सबसे अधिक मात्रा में मुफ्त रूप से किस देश को मुहैया कराई गई है WHO के द्वारा, तो आप बताओगे बांग्लादेश को। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा रिसीव किया है कोविड-19 वैक्सीन को WHO से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो जीएसटी कलेक्शन हुई है अप्रैल 2022 में, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है, कितने का, 1,68,000 करोड़, 1,68,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2022 में, जो अब तक के जीएसटी कलेक्शंस का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट कलेक्शन है। तो बच्चों फटाफट आप लोग सौर्य बैच को ज्वाइन कीजिए। हमारे सौर्य बैच में जो CDS 2 2022 का कोर्स भी है 2499, असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 पेपर 2 2499, CDS CAPF का जो कॉम्बो है वो 2999, OTA 2 2022 1999, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 के कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो 999 पे। जो FCAT 2 2022 इट्स जस्ट फॉर 1499, एंड इफ यू वांट टू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ CDS CAP एंड FCAT यू कैन हैव इट जस्ट फॉर ₹3499, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर सेशन। मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे दोबारा आप लोगों के साथ इसी सेशन पे, इसी चैनल पे मेरे साथ, और साथ ही साथ कल मैं सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए 2 घंटे का सेशन लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं कल सुबह 10 बजे से लाइव इसी यूट्यूब चैनल पे। तो कल के 2 इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मार्क करने हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स और सुबह 10 बजे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा मैं सुबह 10 बजे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल सुबह से आप लोगों के साथ, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।